स्टार्ट करें तो कौन सा टेस्ट करके आए हो? 42 आई थिंक 26 के सेम ही था ना, फिर भी 42 हम कल डिस्कस कर रहे थे। 42 में जो डाउट था बता ही दिया था जो लोग थे उस टाइम। तो ये क्या 44 के डाउट्स हैं? यस सर। क्या ये 35 एंड 21 है ना? सोल्यूशन तो है ही सब में ना। तो 21 में क्या डाउट है जी? x1 x2 x3 रैंडम सैंपल है पॉइसन थीटा से। x1 7 है, x2 3, x3 4 और x4 2। व्हाट इज द क्रैमर राव लोअर बाउंड फॉर द वेरिएंस ऑफ एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा? तो सी आर एल बी, हाँ तो मतलब सी आर एल बी का फॉर्मूला होता है ना। क्या डाउट है इसमें? थीटा बाई एन ना, क्या सर बोले? इसका आंसर थीटा बाय एन आ रहा है, फिर अच्छा इन्होंने अच्छा। लास्ट में कोई इनइक्वालिटी लगाई है तो वो समझ नहीं आ रही। ना ना ना, कोई इनक्वलिटी नहीं, वो इसको क्रैमर राव इनक्वलिटी बोलते हैं। क्रैमर लोअर बाउंड क्या होता है? 1/i थीटा, थीटा के लिए। तो थीटा अपन एन ही होगा, इसका आंसर थीटा अपन एन। ये कौन सी इनक्वलिटी लगा रहा है? कुछ नहीं लगा। द करेक्ट आंसर शुड बी, अच्छा मैं देख लेता हूँ एक बारी। तो नहीं नहीं, मतलब लिखने में टाइपिंग में एरर हुआ है। यही आंसर तो यही है, थीटा बाई एन ही है। तो थीटा बाई एन आंसर है, इसको ऑप्शन को थीटा बाई एन करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है थीटा बाई एन, थीटा बाई एन करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है मैं इसको बोल देता हूँ। तो ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपका 21 में। ठीक है 21 में आप सही कर रहे हो। ये लास्ट में ये मुझे लगता है ना टाइपिंग एरर है, मतलब ये 1/थीटा ही था तो वही होगा, थीटा बाई एन वही होगा। बस लिखने में यहाँ वहाँ गलती किया है। 23 के बाद क्या था भाई तुम्हारा? 35। 35 क्या कह रहा है? सो कि आई थिंक थ्योरम बड़ा होगा। x1 x2 x3 आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, ईच हैविंग नॉर्मल 0 1, और z1 ये है, y ये है। सी ऑप्शन में डाउट है। एक्सपेक्टेशन ऑफ z1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर तुमसे सर वो तो इंडिपेंडेंट है, तो x1 का एक्सपेक्टेशन 0 हो जाएगा, तो वो 0 नहीं होगा टोटल। अच्छा इंडिपेंडेंट है, हाँ बात तो सही है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर वैसे निकाले तो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसका?
नहीं पता वो दिक्कत क्या अगर होगी, वाई मैं टू बता है देता तो हूँ तुम कहाँ टू। गलत कर रहे हो। तो यहाँ ना प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो प्रॉब्लम आई थिंक ये हो रही है कि आपको जो लग रहा है ये है फुल लेंथ 44। जैसे ना आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, जैसे कभी ऐसा हो, मान लो एग्जांपल के लिए ई एक्स और ई 1/x फॉर एग्जांपल, ये यहाँ कोई ऐसा वाई है, तो अब ये निकाल रहे हो। अब मान लो ऐसा हुआ कि ई एक्स तो 0 है और ये इन्फिनिटी है, तो बताओ आंसर क्या लिखोगे। तो हो क्या रहा है कि तुम बस ये देख रहे हो, तुम बाद वाला क्या है ये नहीं देख रहे हो। समझ आ रहा है कुछ। तो उसको ये समझना पड़ेगा कि बाद वाला अगर फाइनाइट होगा तभी 0 होगा ना, 0 × ∞ 0 थोड़ी होगा। तो वो तो समझना पड़ेगा आपको। तो बताओ इसमें ये जो Z1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, नॉर्मल 0 1 और ये काई स्क्वायर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो कि किस में कन्वर्ट होगा ये। T2। तो T2 का एग्जिस्ट करता है मीन कि नहीं, T2 का मीन कब एग्जिस्ट करता है, देखो Tn का मीन कब एग्जिस्ट करता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है चेक करके बताओ, टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम का, बोलो। समझ रहे हो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मान लो नॉर्मल रिसार्ज क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता चल जाएगा अच्छा ये दिक्कत है। बोलो क्या है, मीन याद है फॉर्मूला टी डिस्ट्रीब्यूशन का, जीरो होता है ना कब, सर, जीरो होगा जब एन ओड होगा। और बाकी इवन के लिए। सर वो कुछ गामा फंक्शन करके आता है। यहाँ तो T2 है, T2 में Tn का मीन कितना होता है, Tn का 0 होता है। तो यही समझना, बोल रहा हूँ ये ऐसा है कि नहीं है, कोई ये पूछ रहा हूँ तुमसे मैं, एक बार देख के बताओ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये क्या है यहाँ पे, नॉर्मल 0 1 अपॉन, ये तो मैं ऐसे ही जनरल बता रहा था तुम्हें, ये जरूरी नहीं यहाँ पे होगा नहीं होगा, चेक करना है हमें भी। बस ये बोल रहा हूँ कि ऐसा सिर्फ फर्स्ट 0 है, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि वो डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या आता है। तो मीन तो आई थिंक एग्जिस्ट करता है, T1 का मीन एग्जिस्ट नहीं करता है, T2 का तो मीन, T2 तो वही टी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। आई थिंक एग्जिस्ट इसका तो करना चाहिए। T1 का, क्योंकि T1 जो था वही स्टैंडर्ड कॉची था ना, तो T1 का मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, T2 का तो एग्जिस्ट करेगा। देखो क्या आएगा, तो ये तो वही आता है। मैं पूछ रहा हूँ जो फॉर्मूला क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका मीन 0 होता है सिर्फ ऑड के लिए, क्यों इवन के लिए नहीं होता है। तुम जो बता रहे हो पावर के लिए बता रहे हो, देखो मोमेंट के लिए बता रहे हो, यहाँ पावर 1 है, फर्स्ट मोमेंट की बात कर रहे हैं हम। निकाल के देखो, तो इसका मतलब ये फाइनाइट आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं आएगी, है ना। तो ये तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा अगर ऐसा होता तो। लेकिन जो तुम कह रहे हो यहाँ पर सही है, कि इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली, तो ये वाला केस यहाँ नहीं होगा, है ना। जस्ट सर इंश्योर। वैसे जी। जैसे डिनोमिनेटर में तो काई स्क्वायर 2 का रूट बन रहा है ना, तो जैसे काई स्क्वायर 2 के पीडीएफ को मीन्स 1/√x से किया था मल्टीप्लाई, मीन्स मीन निकाले थे उसका, हम्म। x⁻⁻1/2, तो फाइनाइट आया था नंबर। हाँ तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इसका क्या कहना है, T2 है और एक्सपेक्टेशन डज नॉट बिकम डिग्री ऑफ फ्रीडम आर लेस देन 3, द मीन इज नॉट डिफाइंड। आई थिंक वेरिएंस होता है, वेरिएंस एग्जिस्ट करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से ज़्यादा होना चाहिए ना, मुझे ऐसा लगता है ना। हाँ। हाँ, क्योंकि वेरिएंस के लिए n वेरिएंस के इज लिए 2 ग्रेटर से देन ज़्यादा 2 होना होना चाहिए, चाहिए। वैसा मुझे नहीं लगता, फिर मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, इसका 0 ही होगा, ये इसमें गलती किया है, वेरिएंस के लिए 2 से ज़्यादा होना चाहिए। एक जगह लिखते भी नहीं है लोग ना।
तो ये जो बस बुक खोल कर देख लो, उसमें क्या वेरीफाई करना है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में पीडीएफ तो पता ही है तुम्हें, जो इसका एक्सपेक्टेशन है, दिया है कि ये भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मीन लेट द रैंडम वेरिएबल टी हैज टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन ई ऑफ टी की पावर के इज दिस व्हेन के इज लेस देन आर, है ना। तो ये kth मोमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। वो है जनरली के को 1 रखेंगे तो ई कह रहा है ई डब्ल्यू जो है 0 हो जाएगा, एक्सीड 1, ठीक है ना। तो मीन 0 होता है जब डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर देन 1 है, और वेरिएंस एग्जिस्ट करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर देन 2 होना चाहिए टी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। सो इसका मतलब है तो यहाँ आंसर इसको करेक्ट करना पड़ेगा। सो तो इसमें क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है ना, तो ये सी ऑप्शन गलत है, मतलब ओनली डी सही है ना। तो ठीक है, आगे आते हैं। सो सर डाउट क्लास है, हाँ जी, आज डाउट क्लास है। डाउट होगा तो डाउट क्लास होगी, हाँ। तो डाउट क्लास होगी इसके ख़त्म होने के बाद, ठीक है, लिंक आ जाएगा ग्रुप में। ओके सर। हाँ, ऐसा कोई फिक्स डाउट क्लास नहीं है, जब डाउट होगा तो डाउट क्लास होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी, ये है। हाँ जी शाश्वत, तुम्हारा क्या है 7th क्वेश्चन में, क्या डाउट एग्जैक्टली बताओ, स्पेसिफिक डाउट क्या है। तुम लिख के भाग जाते हो, कल भी 7th में क्या है, क्या पूछना है इसमें बताओ। तो डायगोनालाइजेबल होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी मतलब कंडीशन होना चाहिए, वो समझ में नहीं आ रहा। लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन लैम्डा की पावर n इज आइगन वैल्यू ए की पावर n। इसमें कोई कंडीशन नहीं होना ऐसा जरूरी, तो मुझे नहीं लग रहा डायगोनलाइजेबल होने की जरूरत है। ये तो इन जनरल ट्रू है ना, हाँ सर, वही लग रहा है कि आंसर गलत है। ऑलवेज ट्रू यही होगा ना। तो ये क्या बोल रहा है यार डायगोनल मैट्रिक्स देन, नहीं नहीं ये तो हमेशा ट्रू है, जिसने बनाया ना उसको ठीक से पता नहीं है। डायगोनलाइजेबल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं है तब भी ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। डायगोनलाइजेबल नहीं है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमेशा ट्रू है, इसमें डायगोनलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 7th के बाद क्या आपका 18 में क्या है, जो 18th है, बताओ इसमें क्या डाउट है, सर इसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे मुझे थोड़ा मतलब डाउट आ रहा है, कहाँ पे। क्योंकि जो सपोर्ट सपोर्ट दिया है एक्स का और वाई का, हम्म एक्स का सपोर्ट दिया है 0 से 3 तक, और हम्म वाई का दिया है x/3 से x² तक। हम्म बट जब यहाँ पे e ऑफ एक्स वाई और e ऑफ वाई सब कैलकुलेट हो रहा है, हम्म तब मुझे लग रहा है सर कि जब एक 0 से 1 के बीच में होगा कोई कोई पॉइंट के लिए, x/3 विल बी ग्रेटर देन x²। वो तो तो ग्राफ बना शायद के, ये अलग। वो तो सर ग्राफ बना के लाइक, दिख जाएगा ना। हाँ सर। तो ग्राफ बना देता हूँ, 0 से 3 x 0 और यहाँ है 3, y बराबर x/3 सर से। शायद ये वैलिड पीडीएफ ही नहीं है। अच्छा तो डबल इंटीग्रेशन करके देखना पड़ेगा, है ना। ये सर वो 1 नहीं आ रहा, वो 2 आ रहा है शायद। तो उसको फिर वो मैनेज करना पड़ेगा, अगर 2 आ रहा है तो 1/3 वहाँ पीडीएफ में कर देंगे तो आ जाएगा फिर। इसने पीडीएफ में क्या लिया है, 2/3 लिया ना, हाँ। कहाँ से उठाते हैं ये लोग पीडीएफ, तो क्योंकि डबल इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा ना। ग्राफ बना देता हूँ अभी, तो y बराबर x², तो हम लोग x² को तो जानते हैं, x/3, तो y बराबर x होता है, तो x/3 का मतलब है जब x 3 होगा तो y 1 होगा, तो ये लाइन आ जाएगी, है ना। y बराबर x/3 और ये y बराबर x², तो ये वाला रीजन है ना, ये सेडेड रीजन है। तो इसको इस तरह घुमा दो, ठीक है।
तो इस तरह से कुछ ये हमारा शेडेड रीजन है। x/3 से x स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू, ये उल्टा लिखा है ना, y x/3 से x स्क्वायर क्यों होता है, y तो ऐसा होता है ना x स्क्वायर से x/3 होना चाहिए था, लेकिन 0 से 3 है। अच्छा, ओ मैं ग्राफ में लगा ना थोड़ा सा गड़बड़ बनाया हूँ, क्योंकि 0 से 1 में बिहेवियर अलग होगा ना, और 1 से, कहने का मतलब 0 से 1 के बीच क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, जितना स्क्वायर एक्स में कम है ना, x/3 है ना। अच्छा ऐसे प्लॉट कर लेते हैं, रुको, क्योंकि ना पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। x/3 और एक्स स्क्वायर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, x बराबर 3x स्क्वायर, तो x बराबर 0 और x बराबर 1/3। ओ यही ना कुछ, देखो। तो इसका मतलब है कि जो पहले बनाया था ना, वो मैंने 0 से 3 में इधर बना दिया था, मुझे इधर देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये x/3 है, तो x/3 और एक्स स्क्वायर, तो ये 0 और 1/3 पे इसका चेंज होगा बिहेवियर। तो ये जो x जब 1/3 है, तो क्या होगा y की वैल्यू 1/9। y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर x/3, सही कर रहा हूँ ना। तो x/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x खत्म, तो एक x 0, एक x 1/3। तो मुझे ऐसे ग्राफ बनाना, हमारा ग्राफ क्या, हमारा कहाँ तक है, 3 तक है ना। ओके, तो 3 पे क्या हो रहा है, 3 पे ये 9 है। ओ अच्छा, पहले मैंने 3 पे वो कर दिया था ना 1, तो हमें तो 9 हो जाएगा ना 3 पे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 पे तो 9 हो जाएगी, पहले मैंने 3 कर दिया था ना, मैंने पहले कुछ गलती हुई थी, देखो। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अभी हम लोग 3 पे जब वैल्यू लेंगे एक्स स्क्वायर की, तो ये तो 9 हो जाएगी। तो इसका ग्राफ बनाओ ठीक से, इस तरह बना रफली। चलो ये है, तो यहाँ पे तो 9 रहेगा ना, तो ये तो 9 है, क्योंकि ये y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो 1 पे 1, 2 पे 1 पे तो ये 1 है, जब बीच में 1 कहीं ले लो, यहाँ पे 1 ले लो, तो 1 पे 1 रहेगा, यहाँ भी 1 कर दो रफली, एंड है ना, रफली बना रहा हूँ, तो ये 1 है, 2 बीच में लोगे, 2 पे हो जाएगा 4, इस तरह से आ जाएगा, एंड ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, x/3 में क्या होगा, x0 तो 0, x1 तो y 1/3, ये हो जाएगा ना। x जब 1 है तो y यहाँ 1/3 रहेगी, ये तो 1 पे 1 है, तो ये 1/3 रहेगी, तो इसका मतलब 1/3, x जब 1/3 है तो y क्या होगी, तो ग्राफ का कुछ नीचे से आएगा, मेरे को तो इस तरह कुछ ग्राफ हो जाएगा ना, देख के बताओ। अच्छा यहाँ पे अब सही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये कैंसिल कहाँ पे हो, कट कहाँ पे रहा है, ये बीच में ना 1/3 पे, ऐसे बीच में बहुत क्लोज कट हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, आई थिंक ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ होगा, देखो ये कहाँ कटेंगे दोनों कर्व, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये x/3 और एक्स स्क्वायर कहाँ कट करेंगे एक दूसरे को, 0 और 1/3 पे, यही आया था ना हमारा। हम्म तो इसका मतलब ये बीच में कुछ ऐसा होगा रीजन, दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहाँ तुम्हें दिख नहीं रहा है, तो बीच में जो 1/3 होगा ना, तो 1/3 पे एक्स स्क्वायर नीचे है, x/3 ऊपर है। हम्म ठीक है भाई, तो यहाँ पे ना वो है जो पहले बना रहा था ना 1 पे, तो ग्राफ थोड़ा सा वैसा है। देखो, तो इसको मैं और थोड़ा क्लोज बनाऊँ तो ये कुछ वैसा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये लाइन है, लेट से ये लाइन है y बराबर x/3 का, और जब ऐसा बनाओगे ना तो ये इस तरह का बनेगा, रफली में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है ये है 1/3, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही मतलब मान लो बहुत आगे गया, यहाँ पे 3 है लेट से, तो ये वैल्यू यहाँ पे 9 हो जाएगी, मतलब थोड़ा केयरफुल यहाँ रहना पड़ेगा, नहीं तो उसमें मिस्टेक हो सकता है। सो ये 9 है, देख लो यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ग्राफ होगा, तो ये बराबर आपका एक्स स्क्वायर है,
और ये x/3 है। अब सही है, देख लो अभी ठीक है। हाँ सर। तो इसमें जो है मेनली यहाँ पे मेन देखना था, नहीं तो गलती यहाँ हो जाती है। 0 ये 1/3 में कट रहा है, इस तरह से है। अब डबल इंटीग्रेट करो, क्या दिक्कत है? तो जो लोग कह रहे हैं PDF है कि नहीं, अगर मैं ऐसे चेक करूँ क्या दिया था ये 2/3, तो ये है 2/3 dy/dx कर लो। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, इधर अलग इधर अलग, ठीक है। तो उसने ऐसा कैसे लिख दिया है कि जस्ट, है ना, तो उसको ठीक से लिखना पड़ेगा ना। इसने क्वेश्चन में क्या लिख दिया सीधा सीधा कि x/3 से y², तो ये तो ऐसा तब लिख सकते हैं ना y², ये ऐसा बोल रखा, लेकिन यहाँ तो होगा y² से x/3। तो क्वेश्चन लिखने में ही थोड़ा गलती किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। ठीक है, दो पार्ट में ये ब्रेक होगा, तो सॉल्यूशन में भी गलती है। इसको चेक कर लो अभी अभी के लिए। मान लो ऐसा होता कि रीजन बिटवीन दीज टू कर्व्स, ऐसा लिख देगा। तो एक केस में जब x की वैल्यू 0 से 1/3 है, तो उस केस में y की वैल्यू है x² से x/3। और फिर यहाँ पे x/3 से x², और यहाँ होगा 1/3 से 3। टोटल देखो 1 आता है, करो इंटीग्रेट। जिनका डाउट है ना, देखो। कर पाओगे भाई इंटीग्रेशन? हाँ सर कर लूंगा। कितना आएगा बताओ? तो इसी पे ट्राई सर करके देखो। कर रहा हूँ। तो इसी बेसिस पे मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट है ना। तो अभी मान लो ऐसा लिखा हुआ है, अभी करेक्ट करके देखो PDF क्या है, और फिर कोवेरियंस निकालो, तो सॉल्यूशन में मिस्टेक है, ठीक है ना। आप सही सॉल्यूशन खुद से लिखो क्या आता है और बताओ। तो या तो यहाँ लिखते हैं ना, तो इस तरह ग्राफ बनेगा, भेज देता हूँ, चेक कर लेंगे। सर ये PDF नहीं हो रहा है, 5 आ रहा है इंटीग्रेट करके। है ना, ठीक है। तो इसका मतलब वो गलती है।
ठीक है, जैसे मिस्टेक है, आगे बढ़ता हूँ। तो अगला क्या 24 में क्या है कि a random sample of size 15 is drawn from a normal population. You have to test the hypothesis that the population variance is equal to 25 using a chi-square test. अच्छा, which of the following is a critical value of the two tail test at alpha is this? तो यहाँ पे तो मुझे लगता नहीं कुछ करने की ज़रूरत है ना, ये नोटेशन ही पूछ रहा है जस्ट। तो नोटेशन जस्ट पूछ रहा है, इसमें क्या डाउट है? ये तो बेसिक नोटेशन अगर क्लियर है तो हो जाना चाहिए मुझे लगता है। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन ये है कि तुम्हें बता रखा है कि काई स्क्वायर टेस्ट है, मतलब जो पीडीएफ है ना वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ सैम्पल साइज क्या दे रखा है 15। मान लो ऐसा कुछ है कि x1 x2 xn नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब तुम्हारा म्यू नोन है, ठीक है ना, तो h0 तुम्हारे पास सिग्मा स्क्वायर 25 है, h1 सिग्मा स्क्वायर नॉट 25। मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, उसने बोला है 2 साइडेड टेस्ट है, ये है। तो इसका क्रिटिकल रीजन तुम्हें याद है और तुम्हें निकालना भी नहीं, उसने खुद कह रखा है कि काई स्क्वायर टेस्ट है, तो तुम्हें इतना टेंशन लेने की ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। आई थिंक जो इसका आई थिंक सिग्मा म्यू अननोन कैसा कुछ किया है कि म्यू नोन है अननोन है, ऐसा कुछ कहा नहीं है, नॉर्मल है बस। तो ऐसा इसने कहा नहीं है कि नोन है कि अननोन है, म्यू है दोनों अननोन है, अभी कुछ नहीं लिखा है। तो इसका जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आएगा, क्रिटिकल रीजन आएगा, मैं बस ये बता देता हूँ कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आएगा ना, मान लो क्रिटिकल रीजन ये आएगा मोर देन इक्वल टू सी, 2 साइडेड बोला है, तो 2 साइडेड बोला है, इसका मतलब कुछ ऐसा आएगा कि T1 लेस देन इक्वल टू C1 एंड साथ में यूनियन ऐसे कुछ होगा, T2 या T1 ही होगा, T मोर देन इक्वल टू C2। मतलब ऐसे समझाऊँ तुम्हें ग्राफिकली, तुम्हें इजीली समझ आएगा कि जैसे क्या है कि ये काई स्क्वायर टेस्ट है, तो जो तुम्हारे पास ये है क्रिटिकल रीजन 2 साइडेड टेस्ट है, ये क्रिटिकल रीजन है। और कितना अल्फा दे रखा है? अल्फा है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना, 0.05। तो इधर प्रोबेबिलिटी होगी अल्फा बाई 2 और इधर प्रोबेबिलिटी होगी अल्फा बाई 2। तो मुझे बताओ इस नंबर को क्या, मान लो ये काई स्क्वायर एन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं नोटेशन में, तुम्हें याद है? ये तो हो जाएगा अल्फा है ना, तो 1 माइनस अल्फा, इधर अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। तो इसको क्या बोलते हैं, ये नोटेशन तुम्हें क्लियर है कि व्हाट इज द पॉइंट इन टर्म्स ऑफ काई स्क्वायर? हाँ सर पता है। बताओ। मान लो काई स्क्वायर एन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? काई स्क्वायर एन कॉमा व्हाट, डिपेंड करते हैं, नोटेशन एक्सप्लेन करना चाहिए, नोटेशन कौन पूछता है इसमें? सर बीच वाले रीजन के लिए। तुम ये पॉइंट बताओ ना, ये पॉइंट अब किस रीजन को बताओ, तुम देख लो व्हाट इज दिस पॉइंट जिसके पूरे पीछे की काई स्क्वायर n कॉमा अल्फा बाई 2। हाँ मान लो एन कॉमा अल्फा बाई 2, हाँ, और ये है काई स्क्वायर एन कॉमा, ये पीछे कितना प्रोबेबिलिटी टोटल है, तो यही तो है यहाँ पे, देखो इससे फिट नहीं होगा। तो यही तुमसे पूछा हुआ है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये जो लिखा है ना मैंने C1 C2 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, T1 के बजाय यहाँ T यूज करो। तो ये जो C1 C2 एक क्रिटिकल पॉइंट है, 2 साइडेड टेस्ट है। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि मॉड जनरली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है ना, जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल है। ये तो काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर सिमेट्रिक तो होता नहीं है। तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का। पुट करो अल्फा की वैल्यू, देखो क्या आता है। लेकिन इसका डिपेंड करता है नोटेशन पे कि नोटेशन क्या लेते हैं। जैसे इसने मुझे लगता है उल्टा नोटेशन ले रखा है, ऐसा मुझे लग रहा है, देखो है ना। जैसे कुछ लोग ना, तो ये क्वेश्चन उस टाइप का हो गया सब्जेक्टिव टाइप का कि लाइक कौन किस तरह नोटेशन है, तो नोटेशन खुद एग्जाम में एक्सप्लेन रहता है। तो जहाँ सर पे यहाँ पे पाई स्क्वायर n माइनस 1 होगा मीन हाँ हाँ म्यू कोई अननोन दिक्कत नहीं, वो तो n-1 कर दो, वो तो मैं कुछ नहीं बोल रहा। हाँ वो तो मैं समझा रहा था, काई स्क्वायर का पीडीएफ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो यहाँ पे सब्जेक्टिव मैटर है कि तुम क्या तुम्हें निकालना आता है क्रिटिकल रीजन। ये तो थ्योरम है, बताओ इसका क्रिटिकल रीजन क्या होता है? पढ़े हो? लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाते हैं। समेशन xi माइनस म्यू बाय सिग्मा नॉट होल स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन काई स्क्वायर n माइनस 1 माइनस अल्फा। उस तरह से तो आ जाएगा कि नॉट इक्वल टू, है ना। लेकिन इसने कहा है 2 साइडेड यूज करो, इसने खुद ही कहा है
कि टू टेल्ड टेस्ट यूज करना है तुम्हें, तो टू साइडेड क्रिटिकल डिसीजन होगा यहाँ पे। तो ये नॉट इक्वल टू है ना, टू साइडेड आएगा। तो यहाँ पे जो भी आएगा, अगर अननोन ले लेंगे हम, तो ये आएगा समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार, है ना, अंडर एच नॉट मान लो, है ना, होल स्क्वायर या अपॉन सिग्मा नॉट स्क्वायर, एन स्क्वायर का टर्म में आता था ना, तो ये कुछ ऐसा आएगा, एन माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, दिस इज मोर देन इक्वल टू C1। और एक पार्ट ये आएगा, दूसरा पार्ट आएगा, कोई भी बुक खोलो जहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट है, बीके रोहतगी में भी है, चैप्टर 10 है शायद, उसमें चैप्टर का नाम है सम मोर टॉपिक्स ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऐसा कुछ है। तो उसमें जाकर देखो, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, मतलब सिंपल है ये, नॉर्मल है क्वेश्चन में, तुम याद रख सकते हो थ्योरम में, तो प्रूव करने में वो तुम्हें आधा घंटा लग जाएगा ये, अगर याद नहीं है तो, और इतना टाइम एग्जाम में होगा नहीं। तो मोर देन इक्वल टू C1 लेस देन इक्वल टू C2, मतलब दो क्रिटिकल टू साइडेड टेस्ट है ना, टू साइडेड नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका जो आएगा, मान लो लेस देन इक्वल टू C1 और इधर मोर देन इक्वल टू C2। तो ये C1 C2 मेरा ये है, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये मेरा है C1 और ये पॉइंट है C2। तो लेस देन इक्वल टू C1 मोर देन इक्वल टू C2, ये क्रिटिकल रीजन है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आएगा तुम्हें पता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n माइनस वन होता है, तो ये काई स्क्वायर n माइनस वन होता है ना इसका, तो ये हो जाएगा, तो ये n माइनस वन इस तरह से आ जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है नोटेशन, इसने जिसने आंसर की बनाए हैं, तो उसने अपने हिसाब से नोटेशन वैसा लिया है। ठीक है, मतलब उसने ये नोटेशन फॉलो किया है, जैसे मैं जनरली बोलता हूँ ना कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो इस रफली, तो ये अगर इधर अल्फा है इधर वन माइनस अल्फा, तो मैं जनरली क्लास में जो नोटेशन यूज़ किया हूँ ये यूज़ किया हूँ। लेकिन यहाँ जिसने क्वेश्चन बनाए हैं, तो अलग अलग बुक में देखो अलग अलग नोटेशंस हैं, और ये तुम्हें मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर ये आता है तो ये वहाँ एक्सप्लेन रहता है, यहाँ भले एक्सप्लेन ना किया हो इसने, एग्जाम में एक्सप्लेन रहता है, तुम फर्स्ट पेज पे देखते हो सब कुछ नोटेशन एक्सप्लेन करता है, जैम के PYQ वाले, तो यहाँ पे एक्सप्लेन रहेगा। कुछ लोग ये लेके चलते हैं इसी को, कुछ लोग क्या करते हैं, अगर ये अल्फा है ये वन माइनस अल्फा है, तो कुछ बुक में इसको ऐसा लिखा जाता है काई स्क्वायर एन वन माइनस अल्फा। तो कुछ लोग जो पीछे की प्रोबेबिलिटी है उस पॉइंट से वो लिखते हैं, कुछ लोग आगे की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। जैम में ज़्यादातर ये नोटेशन यूज़ हुआ है, ठीक है ना, जो भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन रहता है, वो ये नहीं मानता कि तुम्हें पहले से पता है, क्योंकि अलग अलग बुक में, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो वीके रवैद की वो ये यूज़ करता है, प्रसन्ना साहू वाला ये यूज़ करता है, तुम अगर देखोगे तो प्रसन्ना साहू में ये नोटेशन है, वीके रवैद की वाले में वो नोटेशन है, कैसेला वर्कर में भी ये नोटेशन है, गुप्ता गौर में शायद ये श्योर नहीं, गुप्ता गौर का देखना पड़ेगा क्या है, तो देखना पड़ेगा ना, लेकिन प्रसन्ना साहू वाले में ये नोटेशन फॉलो करता है। सो बुक पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिसने आंसर की बनाया वो ये नोटेशन फॉलो किया है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम देखो, हम लोग जो आंसर निकाले थे हमारा क्या बनता, हमारा बनता काई स्क्वायर 14, वैसे हम जो नोटेशन फॉलो करते हैं तो 14 कॉमा ये आता 0.975 आता, और ये आता काई स्क्वायर 14 0.025। लेकिन तुम देखोगे कि इन्होंने क्या लिखा होगा, पहले वो नंबर लिखा है बाद में ये लिखा है ना, है वही चीज़, कोई दिक्कत, नंबर तो यही दोनों ना, तो 14 कॉमा 0.975 14 कॉमा दिस, तो इस तरह से लिखा है। और ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है, ये थ्योरम है जो मैं लिखा हूँ, ये थ्योरम है। तो डिफरेंट, जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन में डिफरेंट, जैसे जब म्यू नोन है सिग्मा स्क्वायर के लिए डिफरेंट टेस्ट कर रहे हो तो क्या रिजल्ट है, जब सिग्मा स्क्वायर नोन है म्यू के लिए टेस्ट कर रहे हो तो क्या रिजल्ट है, ये सब तुम्हें याद रखना चाहिए। चलो आगे आते हैं। सो 24 के बाद क्या है 42, इसमें क्या डाउट है भाई बताओ। फिर इसमें मेरा आंसर थोड़ा अलग आ रहा है, 34 आ रहा है मेरा आंसर। मुझे बताओ, एफ एक्स जो है ये कुछ ऐसा होगा, लैम्डा वन F1x प्लस लैम्डा टू F2x, ऐसा है। तो ये बताओ लैम्डा वन क्या है, लैम्डा टू क्या है, x1 का मतलब F1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, F1 किसका PDF है यही बता दो, और F2 किसका PDF है, ये हो ये। हाँ सर, लैम्डा वन 1 होगा, हम्म और F1 नॉर्मल 01 का PDF होगा, हम्म और लैम्डा 2 8 होगा, और F2 नॉर्मल 0,4 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नहीं फिर तो गलत हो गया ना, ऐसे कैसे हो सकता है, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू वन होता है, तो वहाँ उसने लिखने में गलती किया या तो, है ना, ऐसा नहीं होगा ना।
सोल्यूशन में क्या यूज़ किया इसने, ई एक्स वेरिएंस यूजिंग पीडीएफ नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें दो अलग अलग पीडीएफ है ना यहाँ पे तो। ये पीडीएफ है भी, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आएगा। 1 तभी आ सकता है ना जब इसका मान लो इंटीग्रेशन 1 है, इसका 1 है, फिर दोनों का सम आ जाएगा तो 1 होगा, तभी तो पीडीएफ बनेगा। ये चीज़, वरना पीडीएफ ही नहीं बनेगा। एक मिनट देखो, तो इसमें मैं लिखता हूँ। पहला वाला तो मुझे दिख रहा है, ये जो 1/√2 है ई की पावर -12 x², तो ये तो नॉर्मल 0 1 हो जाएगा। और जो बाहर लिखने की कोशिश किया है कि ई की पावर -12 फिर x-0, है ना, जैसे हाफ बाहर करेंगे 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये बनाएगा नॉर्मल 0, कितना सिग्मा² ना, σ2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। ये है, तो इसका बनेगा 1/√2 इंटू 2, यही ना। तो इसके अलावा कितना बचा हुआ है, ये जो लिखा है पावर में, इसके अलावा क्या है, यहाँ 4 है और यहाँ इसने लिया है बाहर 2, ये लिया था क्वेश्चन में। सर वो वाला 4 8 होगा, क्योंकि नीचे 2 हम ऐड कर रहे हैं। कहाँ होगा? सर वो 4 की जगह 8 होगा। कहाँ पे? ये सर जहाँ पे 4 लिखा था, नहीं नहीं, हम बाएं तरफ यहाँ कोफिशिएंट। 8 ये कह रहे हो? हाँ अच्छा, यहाँ 8 है ताकि ये बैलेंस हो जाए, तुम ये कहना चाह रहे हो। तो इसको मैं 2 से काटूंगा तो हाँ 8 होगा, और यहाँ क्या दे रखा है इसने 2, और इसका सम है पीडीएफ, यही ना। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, यहाँ पे इन दोनों का सम 1 होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। दो पीडीएफ है अगर, तो सम मतलब लैम्डा को जैसे पेपर बनाया ना, उसको पता नहीं है ये चीज़ ढंग से, इसलिए इसने ऐसा बनाया है। तो इसको ठीक करना पड़ेगा, है ना। और इसने सॉल्व सिर्फ कैसे कर दिया उसके हिसाब से, ये गलत किया है, ठीक है ना। तो इसको ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ है ना, जैसे 1 है ना 1 करना पड़ेगा, 2/10 ऐसा कर दो, 8/10 कर दो, तब समझ आएगा। फिर उसके आंसर भी तो चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। ये है। ठीक है, इसको करेक्ट कैसे करना पड़ेगा, करेक्ट या तो वहाँ से ना 1/2 कर लो, या वैसा कर दो, तब जाके होगा। हम्म, तभी के लिए समझा देता हूँ जो लोग नए हैं, जिनको शायद पता ना हो। तो जैसे इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो F1 F2 मेरा ये है, दिस इज F1 एंड दिस इज F2, तो ये आ जाएगा। और यहाँ कोएफिशिएंट ऐसा होना चाहिए कि सम 1 होना चाहिए उसका, ठीक है। जैसे मैं 2/10 कर दूँ, 1 है ना, इस तरह से कर दें हम, तो वैसा कुछ करना पड़ेगा। एंड देन ये 1 होना चाहिए।
तो यहाँ पे जो F1 F2 है ये कर दो, F1 ये है, F2 ये है। ठीक है, इसमें करेक्शन की ज़रूरत है, इसमें मिस्टेक है तो इसको अभी करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये है ना, इसमें मिस्टेक है थोड़े, इसको इसमें थोड़े मिस्टेक्स हैं। 57 पे आते हैं, समझ आया ना कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अप्रोच पे सीधा सीधा। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो जो EX आपका आएगा वो होगा लैम्डा 1 टाइम EX1 प्लस लैम्डा 2 टाइम EX2। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ $57 था ना किसी का, सो 57 जी। 57 में क्या डाउट है बताइए। T with the region bounded by triangle with vertices this, so then the integration of this, अच्छा सर इनसाइड रीजन। लिमिट्स डालनी समझ नहीं आई इसमें। लिमिट क्यों समझ नहीं आया, सिंपल है ना, ये तो ग्राफ बना लीजिए पहले, तो इन पॉइंट को लोकेट कर लो। आपको आता है निकालना हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये पढ़ा आपने। y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन हाँ की उससे भी कर इक्वेशन। सकते हो, या 2 पॉइंट फॉर्म होता है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, जहाँ पे स्लोप होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल में अगर 3 पॉइंट बता दिया जाए आपको तो क्या उसका इक्वेशन निकाल पाओगे आप। ये 0 0 एक पॉइंट है, 2 3 जैसे x1 है ना, 1 2 3, और ये सब नहीं आता है तो 11 12 का बुक खोलो और सीखो, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आपको कोई पढ़ाएगा इस लेवल पे आके। सब 11 12 में था कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, है ना। जब भी रियलाइज हो कोई चीज़ भूल गए हो तो उसको सीख लो उस समय, बुक ओपन करके, गूगल ओपन करके, चाहे कहीं से भी ऑनलाइन, यूट्यूब से, जहाँ भी। तो 4 1 मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मेरे पास वो है, ये ट्रायंगल आ गया जो पूछा है उसने। अब इस रीजन पे आपको इंटीग्रेट करना है, तो पहले तो आपको बाउंड्री का इक्वेशन पता होना चाहिए ना, ये चीज़ है। तो मुझे बताओ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये है, ये क्या पॉइंट था, ये था, ये है 4 1। अब मुझे बताओ निकाल के कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, बताओ इसका इक्वेशन क्या है। फिर इंटीग्रेट कर लो, इसमें क्या 12th क्लास का क्वेश्चन है, ये 12th क्लास जैसा क्वेश्चन है। तो पहले इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट कर लो, इस वाले रीजन पे, फिर इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट कर लो, अलग अलग, है ना, 2 पार्ट में। लेकिन सबसे पहले आपको इक्वेशन निकालना आना चाहिए। बताओ मुझे इक्वेशन क्या है इस लाइन का। वैसे पूरे कोर्स में कई बार मैंने यूज़ किया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो। मान लो इसका नाम इसे O x है, इक्वल सर बॉटम वाली लाइन की तो x इक्वल टू 1/4y है। तो यहाँ 4 1 है ना। तो है ना, y और mx प्लस c से भी आ जाएगा, दोनों पॉइंट पुट करके m और c की वैल्यू निकालो। तो यहाँ x1 है, y4 है, तो कितना आएगा, x इक्वल टू 1/4y। मतलब y बराबर 4x, ऐसा कह रहे हैं। यस ऐसा होगा, चेक कीजिए, यहाँ x4 है, y1 है। फिर सर, कंसेप्ट तो आ गया समझ, हो जाएगा वैसे। हाँ सर आ गया समझ वैसे तो कंसेप्ट। हाँ, इक्वेशन निकालो, इक्वेशन निकालो, इक्वेशन निकालो। फिर जब इंटीग्रेट करोगे ना इस वाले रीजन पे, तो यहाँ का y और यहाँ का y है ना, तो यहाँ से यहाँ, और x की वैल्यू 0 से 2। फिर ऐसे ही डबल इंटीग्रेट करना इस पे, इसका y फिर इसका y, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ लिमिट होगी 1 से 4 और 2 से 4, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली। ठीक है, ओके तो सर। सबसे पहले सीखो कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उससे हो जाएगा। बाय द वे मैं बता दूं, अगर पॉइंट है A1 B1 और A2 B2 एग्जाम्पल के लिए, तो इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1, है ना, स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
और x माइनस x1, ये उस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा हाँ पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से इसको 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, इसको यूज़ कर लो चाहो तो। तीनों लाइन की इक्वेशन आ जाए फिर निकालो। हाँ जी, किसका डाउट है ये बताओ, क्या डाउट है भाई इसमें? सर यहाँ पर आंसर अलग है, 0.78 आ रही है। पावर टाइप 2 एरर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस पावर। ठीक है, 1 माइनस पावर। सो टाइप 2 एरर, चलो 1 माइनस पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? Probability under H naught X belongs to critical region. रिजेक्ट एच नॉट व्हेन H1 h1 इज ट्रू। हाँ तो पुट करो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट कब है? x मोर देन इक्वल टू 0.7 व्हेन h1 इज ट्रू। h1 में क्या है? बीटा 22, x इज बीटा 22, ये ना। तो मुझे बताओ बीटा 22 का पीडीएफ कितना होगा? X into 1 minus X by beta 22 बीटा 22 निकालो वैल्यू। 1 by 6 आ रही है। तो बीटा 2 1 1 और 4, सो बीटा 22 ना, गामा ऑन दिस 1/6 सर आएगा, लास्ट 6 आप टाइम आएगा। लास्ट लाइन लिख रहे हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी X greater than 0.5। नहीं उसको छोड़ो, वो क्या है, अरे भाई उसमें गलती होगी, उसको क्या कर रहे हो? तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ये बताओ मुझे इसका क्या है, 6 टाइम होगा या 1/6 टाइम होगा? यह सिमेट्रिक अबाउट 1 by 2। नहीं नहीं समझे नहीं। सिमेट्रिक ऑन द 1 by क्वेश्चन, 2 पॉइंट में सिमेट्रिक है, अरे ताकि 0.5। मैं समझ गया, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द एक्चुअल पीडीएफ, पीडीएफ क्या है ये पूछ रहा हूँ तुमसे। ये एक बीटा 22 का पीडीएफ ये 6 टाइम है या अपॉन 6 है, ये पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। ना 6 into X into 1 हाँ minus ठीक है, X। एक मिनट रुको अब। तो 1 माइनस 0 पॉइंट, इसका सपोर्ट क्या होता है? 0 से 1, तो दिस x6 इंटू एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेट करके बताओ कितना आ रहा है। किसी ने सॉल्यूशन में क्या लिखा, आंसर में क्या लिखा, हमें उससे मतलब थोड़ी, हमें मतलब हमारा क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में तो वही लिखेंगे जो हमारा आंसर आ रहा है। तो हमें खुद पे भरोसा रख के मेहनत करना है अपने, उसके आगे इधर कोई गलत लिख देगा तो उसको जस्टिफाई करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। बताओ इसका इंटीग्रेट करें कितना आता है, इसको खोलो, 6 बाहर लाओ, यहाँ x माइनस, ये हो गया। आप इसको इंटीग्रेट कीजिए और बताइए क्या आएगा। मेरा तो 0.78 आ रही थी। अभी कर लो, अभी दोबारा करो इंटीग्रेट, जो मैंने लिखा उसको ठीक से इंटीग्रेट करो। अभी पेन पेपर उठाओ, इसको इंटीग्रेट करो। करो, बाकी लोग भी करो भाई कैलकुलेशन। जब 1 माइनस करते तो शायद और आसान हो जाता। ये जो इतना लिखा हुआ है, इतना करने के बजाय मैं ऐसा करता। वो 0.5 से ज़्यादा होगा तो। हाँ और एक मिनट रुक जाओ, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 0.7, है ना। 1 माइनस कर दिया, 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट माइनस है ना, इसको उल्टा कर दो। तो ये 0 से 0.7 6x, ठीक है। तो वही बाकी लोग वेरीफाई कर लो कि ये जो बता रहे हैं सही कर रहे हैं। तो 6 टाइम यहाँ जैसे x का इंटीग्रेशन x²/2, और यहाँ x² हो जाएगा x³/3, 0 से 0.7। तो बताओ भाई बाकी लोग, 6 टाइम सर ये तो मेरा भी 0.78 आया है। 0.78 आया ना। 0.78 ही आ रहा है सर। हाँ तो वो वेरीफाई कर लो जस्ट, तो ये आंसर है। तो इन्होंने हो सकता है एक पार्ट ही निकाला हो, तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर है 0.78, है ना। ठीक है, तो इन्होंने क्या निकाला है फिर, इनका 1.5 कैसे आ रहा है? कुछ भी कर रहे हैं ये। अच्छा उसने 6 को छोड़ दिया ना बाहर। क्या सर करें। ये मॉक टेस्ट में आप हाफ क्वेश्चन गलत है, आंसर। हाँ इस वाले में हाफ है। गलती काफ़ी है, इसमें ना, इसमें काफ़ी गलतियाँ हैं। सब में तो नहीं है, मतलब इस टेस्ट में काफ़ी गलतियाँ हैं, तो इसको मैं बोलता हूँ रिवाइज करेंगे। तो
जो भी मिस्टेक है एक जगह ना, एक जैसे आप एक जगह लिख लो, देन आप स्कैन करके आप चाहो तो भेज सकते हो मुझे या ज्योति मैम को, वो करेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक बार हम जस्टिफाई पहले कर लेते हैं, फिर देखते हैं। इसमें मिस्टेक में ज़्यादा देखा, बाकी टेस्ट में तो नहीं है, इसमें ज़्यादा है, एक दो टेस्ट में ही है, मतलब कुछ टेस्ट में ऐसे, मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। अगला क्या है, 17 है ना, इसमें तो मिस्टेक है, तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन 17 बाकी ये है कि आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है कैसे होगा, देन है ना, बस वही आपको जानना है, एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे। बताओ भाई 33 में क्या डाउट है तुम्हें, किसका डाउट है ये 33 में? सर डायगोनलाइजेबल का होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? अरे जैम में डायगोनलाइजेबल नहीं है, उसको भूल जाओ, इसने सॉल्यूशन बनाया, इसने कहीं स्टेप दिए हैं, उसको छोड़ो, बिना डायगोनलाइजेबिलिटी का ही हो जाएगा। ये बताओ मुझे कौन सा बी ऑप्शन की बात कर रहे हो? बी हाँ ऑप्शन सर, जैम में बाकी डायगोनलाइजेबिलिटी नहीं है, लेकिन ओके सर, ठीक है। डायगोनलाइजेबल होने के लिए है ना, डायगोनलाइजेबिलिटी जैम के सिलेबस में है ही नहीं। बाकी डायगोनलाइजेबल डेफिनेशन जो है, अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आती है तो डायगोनलाइजेबल है, ये थ्योरम है, वन वे है, टू वे नहीं है। अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है डायगोनलाइजेबल होगा, अदरवाइज थ्योरम ये होता है कि पी इनवर्स ए पी डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल हो जाए, मतलब जहाँ पे ये है कि पी कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो बोलते हैं डायगोनलाइजेबल है, ये डेफिनेशन है ये। वरना एक तरीका ये होता है कि जो जितने आइगन वैल्यूज हैं उतने ही लीनियर, अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है उसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होने चाहिए, तो है ना, n आइगन वैल्यू तो होगी ही, तो उसके करस्पॉन्डिंग n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलने चाहिए, तब जाके बोलेंगे डायगोनलाइजेबल है। मतलब मान लो वो आइगन वैल्यू कोई वैल्यू होती है, कई बार रिपीट कर जाती है कि 1 1 दो बार आ गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर भी मिलना चाहिए, तब बोलेंगे हम कि वो डायगोनलाइजेबल है ना। इसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आया नहीं, आएगा भी नहीं, ये बाहर का बनाया। तो 37, तो बताओ इसमें क्या डाउट है? तो इसमें भी ऑप्शन बी समझ में नहीं आ रहा। द क्रिटिकल रीजन ऑफ द टेस्ट इज सिमेट्रिक अबाउट म्यू बराबर 0, तो जो क्रिटिकल रीजन है वो म्यू बराबर 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? कौन सा टेस्ट कर रहे हो, नॉर्मल का? तो नॉर्मल तो सिमेट्रिक आएगा, म्यू बराबर 0 कह रहा है ना, सिमेट्रिक अबाउट म्यू बराबर 0, नॉट एक्स बराबर 0। क्रिटिकल रीजन म्यू बराबर 0 के सिमेट्रिक होगा, सो मीन 0 है, मतलब 0 के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? नॉर्मल में मीन कितना है यहाँ पे, अंडर h0 तो 0 है ना। सिमेट्रिक समझ आता है? जैसे अभी हमने कुछ देर पहले एक वो बनाए थे, जैसे नॉर्मल में क्या होता है कि नॉर्मल का पीडीएफ 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जब 2 साइडेड टेस्ट होगा, जैसे अभी लिखा था ना, मान लो अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2, तो जो ये रीजन होगा वही यहाँ होगा, किस में, नॉर्मल में। लेकिन ये कब 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा, अगर 2 साइडेड क्रिटिकल रीजन है ना। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा टेस्ट क्या है, म्यू बराबर 0 वर्सेस म्यू मोर देन 0, तो वन साइडेड टेस्ट है ना, ये तो वन साइडेड टेस्ट है, म्यू मोर देन 0 है, तो वन साइडेड क्रिटिकल रीजन आई होगी टी मोर देन सी टाइप का, लिखा होगा ना यहाँ पे,
टी मोर देन सी टाइप का। तो वन साइडेड में सिमेट्रिक कैसे होगा? ठीक तो है, सिमेट्रिक कब होता है? टू साइडेड होता है नॉर्मल में, तो ये वन साइडेड है, सिमेट्रिक नहीं है। ओके सर। 38 में क्या है बताओ? फिर इसमें कंप्लीट तो होगा लग रहा है मुझे, बट यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं होगा। तो अब प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ कर लो, जैसे प्रूफ करते हैं ना। ये क्या है? यूनिफॉर्म जैसा ही तो है, बस उसने क्या कर दिया है, 2/β²। डेफिनेशन जाना पड़ेगा। इसने क्या किया, इसने कैसे कह दिया कंप्लीट नहीं है? तो कंप्लीट चेक कर लो ना, क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, है ना? तो मतलब g ऑफ xn, मुझे लगता है कि 0 इम्प्लाइज, हाँ ये होता है ना। तो t अगर हम लोग लेते हैं जैसे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक को, तो यही लिखते हैं ना, डेफिनेशन से ही जाना पड़ता है। तो जी टी इज 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1, और इसका मतलब होता है दैट इज, आप दिखाओ कि जी टी इज 0 फॉर ऑल टी। तो आई थिंक ये आ जाएगा। जैसे यूनिफॉर्म 0 थीटा में क्या होता है, nth ऑर्डर से कंप्लीट सफिशिएंट होता है ना, तो मुझे लगता है उस तरीके से इसमें आप आना चाहिए, वो तो लिखने के बाद पता चलेगा। आपने ट्राई किया है प्रूफ? सर प्रूफ नहीं किया वो, बट मतलब आइडिया से पता लग रहा है कि कंप्लीट होगा। हाँ तो बस इसमें क्या, आगे 2 लाइन लिखना है आगे, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ निकाल लो और जी टी इंटू पीडीएफ लिखो, फिर इंटीग्रेशन 0 से बीटा हो जाएगा, तो फंक्शन को 0 होना पड़ेगा। तो किस फंक्शन को 0 होना पड़ेगा? जीटी को 0 होना होगा, क्योंकि पीडीएफ से पॉजिटिव रहेगा। आई थिंक कंप्लीट होगा इसमें। ठीक है ना? जैसे तुक्का नहीं, जैसे ना लॉजिकली लिख दिया है, वैसे यहाँ नहीं बता पाएंगे ना हम, तो मैथमेटिकली जाना पड़ेगा हमें, होना चाहिए। मतलब ये, इससे 2 लाइन और है, लिखो और इससे ये दिखा दो कि जी टी इज 0। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन जी टी इंटू पी डी एफ ऑफ टी डी टी, 0 से बीटा ही तो इंटीग्रेशन होगा, और 0 से बीटा पॉजिटिव है, फंक्शन भी वहाँ पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 कब आ सकता है? जब फंक्शन 0 हो जाएगा। तो आई थिंक वहाँ से आ जाएगा। ठीक है ना, देख लो। ठीक है, कंप्लीट होगा ये। तो नेक्स्ट जो है, थर्टी एट के बाद क्या है तुम्हारा? 40, 56, 40 में क्या है? बोलो। फिर इसमें इसमें ऑप्शन ए और बी जो है वहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि जो 98% का कॉन्फिडेंट इंटरवल है, तो उससे छोटा भी तो हम निकल सकते हैं 90% का। y1 y2 y15 with a random sample of size 15 from this, दोनों अननोन है। सैम्पल मीन b इज y/5, अच्छा। द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। यूजिंग द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सैम्पल साइज 15 था। x बार हमें दे रखा है ना, अच्छा। तो क्या कहना चाह रहा है तुमसे कि 40 में एंड s जो होता है वो हमारे पास 3 है, एंड n यहाँ हमारे पास 15 है, और हम यूज़ कर रहे हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन दिस, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज आर ट्रू। तो
कह रहा 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल विल बी वाइडर देन 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। बट अगर यहाँ तुम लिखोगे 98% तो उसका लेंथ छोटा हो जाएगा, अगर इधर तुम लिखोगे 90%, है ना? क्या कहना चाह रहे हो तुम? सर ये ऑप्शन में बोल रहा है कि 98% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो वाइडर होगा 90% से, पर ये तो जरूरी नहीं है, ये तो हाँ मतलब उल्टा भी हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि अगर मान लो 90% हम वन साइडेड ले ले, है ना, और 98% वाला टू साइडेड ले ले तो वैसे ही छोटा हो जाएगा क्योंकि लेंथ वन साइडेड का इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना? सो ये रहेगा, हाँ सर। तो जरूरी नहीं है ट्रू हो। और ऑप्शन डी भी समझ में नहीं आ रहा। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू विल बी नैरो, नैरो मतलब वही छोटा हो जाएगा, वाइडर मतलब लेंथ ज़्यादा होगा, नैरो मतलब छोटा होगा। तो इनको ऐसा लगता है तो ऐसा लिखे ना, टू साइडेड में लिख के देखे तब भी जरूरी नहीं है। अरे वाइडर मतलब लेंथ ज़्यादा है, नैरो मतलब लेंथ छोटा है, क्या समझ नहीं आ रहा है? नहीं, ऑप्शन डी। हाँ बी, क्या लिख, क्या समझ नहीं आ रहा है? डी डी। दिल्ली, अच्छा डी फॉर दिल्ली। सो इफ द sample size increase to 30 then critical value for a 95% confidence interval will approach to normal population value. So एक्चुअली टीम में बहुत सारे लोग टेस्ट, मतलब 20 से ज़्यादा लोग हैं जो टेस्ट बना रहे हैं ना, तो कुछ लोग हैं जिनके टेस्ट में दिक्कत है ना, तो वो है। यहाँ पे then critical value for 95% confidence interval will approach to normal distribution value। जनरली ये कहना चाह रहा है कि चूंकि ये टी डिस्ट्रीब्यूशन हमने यूज किया ना, मतलब टी टेस्ट यूज कर रहे हैं, तो एक थ्योरम होता है ना कि लार्ज, जब तुम टी एन में एन को लार्ज लोगे तो दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है स्टैंडर्ड नॉर्मल से जब एन लार्ज है। ये थ्योरम है ना, तो वही आई थिंक ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना, देखो कि जो तुम्हारा क्रिटिकल वैल्यूज आएगा टी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में, अगर एन लार्ज है तो वो जेड के थ्रू भी अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है, तो वही है क्या, अप्रोक्सीमेशन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल जब एन लार्ज होता है तो। ठीक है ना, तो वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, इसमें ए को हटवा देता हूं तो सी डी करेक्ट हो जाएगा। हो गया तुम्हारा 56 भी है। 56 में क्या है, इसमें मिस्टेक काफ़ी है, इसको मैंने बोला है ठीक करने के लिए, तो वो जिस टेस्ट बनाया ना उसको काम दिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी उसने गलती की है। यही है, सबका नॉलेज लेवल नहीं होता ना, कुछ लोग पढ़ लेते हैं फिर भी। बताओ इसमें क्या डाउट है? सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा इसमें। ये तुम्हें देख के पता चल रहा है किसका पीएमएफ है ये? आई थिंक उसके लिए 1/k होना बाइनोमियल का चाहिए था। थोड़ा लग रहा है, बट पूरा नहीं आ रहा। यहाँ n तो 3 से स्टार्ट है एक्चुअली, तो 1 माइनस के बाई एन की पावर k माइनस 1, वहाँ 1/k। पता नहीं क्या बनाना चाह रहा है ये। तो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी 3 से n है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी होगी तो लगभग ये 1 को अप्रोच करेगी, ये ऐसा कहना चाह रहा है। तो बी एन 1 को अप्रोच करेगी तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो n n टेंस टू इन्फिनिटी जीरो का क्या होगा भाई? ये तो एकदम बिल्कुल
नहीं नहीं, ये लॉजिक भी इसका गलत है, ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 56 है ना। तो इसमें जो आपके पास है इसको ऐसा लिखना चाहिए ना, इस तरह से लिखता थोड़ा समझ भी आता। और के यहाँ इसने जो स्टार्ट किया है, कहाँ से स्टार्ट किया है, ये 3 से। तो इसका अगर ऐसा लिखता ना, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 3 कह रहा है ना। और n जब लार्ज होगा तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो तुम, किससे, नॉर्मल से, है ना। तो अगर ऐसा लिखता तो x इस केस में हो जाता बाइनोमियल n कॉमा 1/k टाइप का, है ना। सॉरी 1/k, लेकिन यहाँ तो कुछ और है, 1/k²। अच्छा अच्छा, नहीं फिर तो यहाँ 1 - k/n होगा ना। ये पीएमएफ बनेगा पहले, पीएमएफ टाइप कुछ बन ही रहा मुझे लग रहा है। ये कुछ ऐसे अप्रोक्सीमेट करके पीएमएफ टाइप कुछ बना रहा है। सर हाँ हाँ पावर में के की जगह n-1 होना चाहिए था। हाँ, n-1, और यहाँ n-1 होगा, और यहाँ भी 1 माइनस है ना, क्या कर रखा है इसने, n चूज के, यहाँ के डालने की क्या जरूरत है। मान लो अगर ऐसा कर दें हम, तो अब क्या होगा। सर ये प्रीवियस ईयर में था ये क्वेश्चन हाँ, इस इस टाइप। तरह क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुके हैं। तो है ना, इस तरह ये सेम नहीं था, थोड़ा अलग था, बट ऐसे ही क्वेश्चन था। तो अगर ये मान लो रखता हूँ मैं n चूज के, तो फिर यहाँ मुझे पावर k करना पड़ेगा, और ये फिर n-k करना पड़ेगा, और वैसा बनाएंगे। लेकिन इसने तो कुछ और बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इसका k कहाँ है, 2 जगह है, 1 2 3। अच्छा, ठीक है, अभी के लिए मान लो ये कर देता हूँ। तो अप्रोक्सीमेशन करोगे तो क्या होगा, bn क्या आएगा, x माइनस मीन कितना आएगा इसका, 1 अपॉन वेरिएंस, उसके अकॉर्डिंग फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से तो कुछ और आ जाएगा, 2 और npq, ऐसा हो जाएगा ये। नहीं नहीं, यहाँ 1 - n-1/n थे ना। देखो, तो लार्ज एन के लिए जेड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 ही रहेगा ये तो। देन नहीं, फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस क्वेश्चन में मिस्टेक मुझे लग रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी दिक्कत है, इसमें काफ़ी टेस्ट में, इसको मैं दोबारा अपलोड करवाता हूँ। तो इसमें काफ़ी मिस्टेक किया है इसने। 56 जो है, ये इसने क्या कहना चाह रहा मुझे समझिए। यहाँ किसने कहा n × 1 - n, तो n × 0 0 हो जाएगा, कैसे। इन्फिनिटी इंटू सम पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी हो जाएगी, क्या करना चाह रहा है।
ठीक है, इसमें मिस्टेक है, मतलब कि इस टेस्ट को मैं दोबारा अपलोड करवाता हूँ। और किसी का कुछ बचा है डिस्कस करने को इस टेस्ट में? तो इसमें काफ़ी मिस्टेक मिले हैं ना 40। सर 23 में एक डाउट था। जी जी बताइए। इसको अब ठीक से वो करवाता हूँ। बताओ। सर यहाँ पर ऑप्शन सी है ना, वो एक थ्योरम था जो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस इम्प्लाई टू प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस। जी जी। मेरा ऑप्शन सी राइट आ रही है। तो सी तो यहाँ भी राइट है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो। कह रहा है कि कंसिडर सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल सच दैट xi has mean mu and variance sigma square. X bar will sample mean of the first n observations. Which of the following is not a sequence of the weak law of large numbers? तो ये तो ठीक है, एक्स बार कन्वर्जेंस म्यू इन प्रोबेबिलिटी, ये तो हम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है। वेरिएंस ऑफ एक्स बार डिक्रीजेज एज सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो वेरिएंस तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन ही होता है एक्स बार का, अगर आई डी है तो। एक्स बार कन्वर्जेस टू म्यू ऑलमोस्ट श्योरली विथ प्रोबेबिलिटी 1। तो ये पूछ रहा है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कौन सा नहीं है। एंड एक्स बार इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ किसका, आगे कुछ लिखना चाह रहा है? फॉर ऑल क्या? तो एक्स बार इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू, मुझे लगता है ऐसा कुछ लिखना चाह रहा है। तो इसमें क्या डाउट है आपको बताओ? क्योंकि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस थोड़ी बताता है, वो तो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर है जो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस बताता है। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सिर्फ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी बताता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। ठीक है ना? ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस वो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर है। जी वो थ्योरम है ना। सेंट्रल लिमिट थ्योरम आता है CLT, है ना, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी के लिए। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी के लिए, ये कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योर के लिए। जिसने पूछा ऑलमोस्ट श्योर के लिए, तो सी ऑलमोस्ट श्योर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, मतलब वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से रिलेटेड नहीं है, ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको मैं करेक्ट करवाता हूँ, बाकी अभी स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में नेक्स्ट 45 टेस्ट नंबर कल डिस्कस होगा। ठीक है ना, तो 45 करके आओ, देखते हैं। जिस टेस्ट में ज़्यादा गलती हो बताना हमें, टेक्स्ट करके पर्सनली मुझे या मैम को, मुझे बता सकते हो, तो उसको मैं दोबारा है ना रीचेक करवा दूंगा जो फैकल्टी बनाए हैं उनसे। ठीक है, चलो अभी के लिए थैंक यू।